नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 फरवरी 2026। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। जबरदस्त एक्ट है ताकि वो महिलाएं जो जॉब कर रही हैं मदरहुड के बाद में उनके करियर में ब्रेक ना लगे, ये इंश्योर करने के लिए। लेकिन क्या सिर्फ कानून बनाना काफी है? एनालाइज करेंगे इस आर्टिकल में डिटेल से। दूसरा आर्टिकल इंडियन फेडरलिज्म से संबंधित है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने यह आर्टिकल लिखा है, पॉलिटिकल नहीं है, मतलब हमारे काम का है, पॉलिटिक्स नहीं है इस आर्टिकल में, कंसेप्चुअल आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे सी राजा मोहन का, यह भी इंडियन एक्सप्रेस से है। और इस आर्टिकल में सी राजा मोहन बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की क्षेत्र में हम पीछे रह गए थे 1950s में। होमी भाभा ने शुरुआत बढ़िया की थी, लेकिन नेहरू और होमी भाभा की डेथ के बाद में इंडिया ने गलती कर दी थी। आज एआई के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें गलती नहीं करनी है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखो, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से संबंधित है। सिर्फ देखो, महिलाओं के लिए ना कानून बनाने से काम नहीं चलता जब तक लोगों के अंदर भावनाएं चेंज नहीं होगी। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत में देखो राइटर ये बोलते हैं, आप ना एक चीज देखो, स्कूल्स में जो लोग ज्यादातर टॉप करते हैं कौन होती हैं? लड़कियां होती हैं। ज्यादातर लड़कियां ही टॉप करती हैं ना स्कूल्स में। यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में ज्यादातर लड़कियां टॉप करती हैं। इवन मेडिकल के एग्जाम्स में भी आप देखोगे लड़कियों की संख्या अच्छी खासी होती है। लेकिन देखो, जब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में लड़कियां टॉप कर रही हैं, लेकिन बाद में आप बड़ी बड़ी कंपनीज के बोर्ड रूम देखो, या फिर वो लोग जो डिसीजन लेते हैं वहां पे महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन देखो, आपको वहां पे लड़कियां नहीं मिलेंगी। आप पूछो, आप मेरे से क्वेश्चन पूछो कि सर लड़कियां कहां गई? मतलब अगर स्कूल में टॉप कर रही हैं तो आगे जाते 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 वो कंपनी के बोर्ड रूम तक क्यों नहीं पहुंची? ऐसा क्या हो गया? इस फेनोमेनन को ना सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं लीकी पाइपलाइन। लीकी पाइपलाइन मतलब स्कूल से तो पाइपलाइन में लड़कियां आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, लेकिन कंपनी के बोर्ड रूम तक नहीं पहुंची। बीच में कहां रह गई? पाइप कहां पे लीक हो गई? कहां पे लड़कियां चली गई पाइप से लीक होके? मदरहुड। इसका आंसर है मदरहुड। मां बनने के बाद में लड़कियों के जो करियर चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। इसे नाम दिया जाता है कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा मदरहुड पेनल्टी। क्या नाम दिया जाता है? मदरहुड पेनल्टी, मां बनने की सजा। कैसे? आप बोलोगे सर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है तो सही, आज के समय में 2007 में आया था, बहुत प्रोग्रेसिव है। बिल्कुल प्रोग्रेसिव है। मतलब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ना 26 वीक्स की पेड लीव देता है मां बनने पर, यानी 6 महीने की पेड छुट्टी। और ये पूरी दुनिया में ना थर्ड हाईएस्ट है। हमारे से बढ़िया ये एक्ट सिर्फ कनाडा और नॉर्वे के पास में है। तीसरे नंबर पे तो हमारे पास में ही सबसे बढ़िया एक्ट है ये मैटरनिटी बेनिफिट वाला। इवन यूएसए जैसे सुपर पावर्स में भी ना 0 फेडरल पेड मैटरनिटी लीव है। राइटर बोलते हैं, देखो सुनने में तो बढ़िया लगता है, लेजिस्लेशन बढ़िया है, लेकिन इमोशनल रियलिटी देखो कुछ और है। जब एक महिला मां बनने के बाद में वापस ऑफिस में आती है ना, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? उसके दिमाग में मैं बताता हूं क्या चल रहा होता है। गिल्ट होता है कि यार मेरे बच्चे का जन्म अभी अभी हुआ है, मैं अपने बच्चे को छोड़ के फिर से काम पे लौटी हूं। क्या मैं अपने बच्चे के साथ में इंसाफ कर रही हूं? क्या मैं सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोच रही? क्या मैं सेल्फिश तो नहीं हूं? ऐसा गिल्ट, ऐसी एंजाइटी उस महिला के अंदर आती है जो अभी अभी मां बनी है, लेकिन उसने वर्कफोर्स को ज्वाइन किया है। समझे? और दूसरी चीज और बताता हूं मैं आपको। और देखो, जब वो ऑफिस जाती है ना, तो ऑफिस जाने के बाद में भी कोलीग्स हैं या फिर सीनियर्स हैं, उनको ये लगता है कि अब ये महिला जो मां बनने के बाद फिर से ऑफिस में आई है वो उतना इफेक्टिव नहीं है, वो काम करना भूल गई है। उसका जो काम है किसी दूसरे को असाइन कर दिया गया होता है, तो वापस उसने जॉब ज्वाइन की, तो इस चक्कर में ऑफिस वाले कुछ काम तो दे देते हैं, लेकिन वो काम इंपॉर्टेंट काम नहीं होता। प्रमोशन के जो चांसेस हैं वो कम हो गए होते हैं।
प्रमोशन नहीं होगा तो फिर सैलरी कैसे बढ़ेगी, समझ रहे हो। और बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी हैं जो वापस जॉब ज्वाइन करती ही नहीं है गिल्ट के चलते कि नहीं यार मैं अपने बच्चे को छोड़ के दोबारा जॉब में नहीं जाऊंगी, तो वो जॉब ज्वाइन करती ही नहीं है। समझ गए, ये दिक्कत है। सोशियोलॉजी का कंसेप्ट है रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट मतलब मां और एम्प्लॉय के रोल में ना हमेशा टकराव चलता रहता है। क्या लॉ इस टकराव को दूर कर सकता है? नहीं कर सकता। आर्टिकल फिर एक बहुत गहरी बात बोलता है कि देखो मां बनने के बाद में जो वुमेन एम्प्लॉइज को सपोर्ट मिलता है ना वो हर जगह सेम नहीं होता। मान लो आप में से बहुत सारी लड़कियां इस एडिटोरियल डिस्कशन को देख रही होंगी, आप आईएएस भी बनोगे, आईपीएस भी बनोगे, भाई आपको ना बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। आपको 26 हफ्तों की पेड लीव तो मिलेगी। उसके बाद में 730 दिनों की पूरे करियर में आपको छुट्टी मिलेगी चाइल्ड केयर के लिए। पहले साल तो वो फ्री होगी और दूसरे साल 80% पे मिलेगी। ये भी बढ़िया चीज है। ये देखो 730 दिनों की छुट्टी चाइल्ड केयर के लिए। पहले साल पूरी लीव में पूरी सैलरी मिलेगी, दूसरे साल 80%। तो इससे ना करियर में वापस आना इजी हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, चलो फॉर्मल सेक्टर में तो ये प्रोविजंस हैं। हमारे देश में 90% लोग तो आपको पता है इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। क्या वहां पे ये पेड लीव मिलती है? नहीं मिलती। उनको ये कंसेप्ट भी नहीं पता होगा पेड लीव का। और दूसरी चीज, इवन फॉर्मल सेक्टर में भी भाई जो छोटी कंपनीज है ना, छोटी कंपनीज हैं, वो चलो रूल के चलते पेड लीव दे तो देते हैं, लेकिन उनके अंदर एक्सेप्टेंस कभी नहीं आती। उनके अंदर कभी एक्सेप्टेंस नहीं आती। और बहुत सारी छोटी कंपनीज तो ना फिर लड़कियों को हायर करने से, यंग लड़कियों को हायर करने से डरती हैं। उन्हें लगता है कि यार अब इस लड़की को मैं हायर करूंगा और इसकी तो शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद में बच्चा होगा तो 6 महीने की ये पेड लीव लेगी, मैं पेड लीव नहीं देने वाला हूं। तो फिर छोटी कंपनीज क्या करती हैं, यंग लड़कियों को हायर ही नहीं करती हैं। समझ गई, उनको लायबिलिटी समझा जाता है। तो ये अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस ऑफ लॉ है। मतलब लॉ तो बढ़िया बनाया, लेकिन उसका अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस ये भी निकल के आया कि यंग लड़कियों को हायर करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है छोटी कंपनीज के द्वारा। और अगर मान लो महिला ने ज्वाइन कर लिया मां बनने के बाद में दोबारा ऑफिस, तो फिर देखो बच्चे को कहां पे रखें। सरकार ने बोल तो दिया कि 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज वाली जो कंपनी है उनको बच्चे के लिए क्रेश बनाना जरूरी है ताकि बच्चे की वहां पे देखभाल की जा सके, लेकिन अभी भी ज्यादातर कंपनियों ने नहीं बनाया है। तो यहां पे राइटर बल्कि बोलती हैं एक अपॉर्चुनिटी भी है। वैसे तो हम हमेशा चिल्लाते रहते हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, तो बहुत सारे लोग हमारे देश में अनस्किल्ड हैं या फिर सेमी स्किल्ड हैं, उनके पास में स्किल ही नहीं है। तो उनको ट्रेन किया जा सकता है कि भाई आप बच्चा संभाल लो, आपको जॉब मिल जाएगी। और जो बच्चे के कारण जॉब नहीं कर पा रहे हैं वो भी जॉब कर पाएंगे, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो आप ऐसे अनस्किल्ड वुमन को ट्रेनिंग दो, सर्टिफिकेशन दो, समझ गए, उन्हें आप प्रोफेशनल नैनी बनाओ, प्रोफेशनल केयर गिवर उन्हें आप बनाओ, तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। और इसके बाद राइटर एक बात बोलते हैं, आजकल ना डिंक का राइज हो रहा है। डिंक क्या है? डबल इनकम नो किड्स। मतलब मियां बीवी दोनों कमा रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं करने। ये आजकल ना बहुत सारे कपल्स लाइफस्टाइल प्रेफरेंस अपना रहे हैं कि दोनों कमाएंगे लेकिन बच्चे नहीं करेंगे। क्योंकि देखो बहुत सारी लड़कियों को अब ये लगने लगा है ना कि यार या तो करियर चूज कर लो या फिर मदरहुड चूज कर लो। तो बहुत सारी लड़कियां करियर चूज करती हैं, मदरहुड चूज ही नहीं करती हैं। और ऐसे लड़कियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखो लड़कियों से ना ये एक्सपेक्ट किया जाता है आप ना ड्यूल रोल प्ले करो, आप ऑफिस भी जाओ और घर का काम भी करो और बच्चा भी संभालो और सब कुछ आप एफर्टलेसली करो, मतलब शिकायत भी मत करो। ऐसी एक्सपेक्टेशन लड़कियों से होती है। देखो जब तक ना फैमिली और वर्क प्लेस ये बोझ शेयर नहीं करेंगे ना बच्चे को संभालने का या फिर महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बांटने का, तो देखो महिलाएं जो है वो चुपचाप देखो करियर छोड़ती रहेंगी, चुपचाप। कंक्लूजन यही निकलता है इस पूरी डिस्कशन का कि लॉ तो अच्छा है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, लेकिन लॉ पास करना काफी नहीं है। हमें आज के समय में वो लड़कियां जो मां बन जाती हैं और उनको मैटरनिटी पेनल्टी का सामना करना पड़ता है,
मैटरनिटी पेनल्टी के बजाय उनको मैटरनिटी बोनस मिलना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम इमोशंस समझेंगे, जब हम एम्पथी रखेंगे, ये तभी पॉसिबल होगा। सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। तो आपको 3 चीजें चाहिए। पहला तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अफोर्डेबल क्रैश होने चाहिए, अफोर्डेबल क्रैचेज होने चाहिए इकोनॉमी में, ताकि बच्चे को संभाला जा सके प्रोफेशनल्स के द्वारा और माँ काम पे जा सके। इससे केयर इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। दूसरा, मैनेजर्स को यह समझना होगा कि मदरहुड कैरियर का एक प्रकार से फुल स्टॉप नहीं है, एंड नहीं है। और सबसे लास्ट में है शेयर्ड पेरेंटिंग, मतलब घर पर जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं जैसे फादर्स हैं, उनको भी देखो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडियन फेडरलिज्म से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल तो देखो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने लिखा है। इनका यह कहना है कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है ना, वो बीमार है और इंडिया के फेडरलिज्म को ना स्ट्रक्चरल सर्जरी की आवश्यकता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? सबसे पहले देखो, आप इतिहास की बात करो। आप चलो 1947 से 1950 के बीच में हमारे देश का संविधान बन रहा था। माहौल क्या था? पार्टीशन हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे, देश के टुकड़े हुए थे। 500 जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंटीग्रेट करना था। और डर यह था कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस मतलब देश को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, कहीं वो हावी ना हो जाएं। तो ये सिचुएशन थी 1947 से 50 के बीच में। इसलिए ना संविधान बनाते वक्त ने, संविधान को क्रिएट करते वक्त ना, हमने ना उस समय 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना, वहां से बहुत ज्यादा कॉपी किया, वहां से बहुत ज्यादा अपना संविधान उधार लिया। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये निकला कि हमारा जो फेडरलिज्म बना वो देखो सेंट्रलाइजिंग बायस के साथ में बना। मतलब हमारे फेडरलिज्म में सेंटर जो है वो स्ट्रोंग है। उस समय जरूरी भी था, मतलब जानबूझ के सेंटर को स्ट्रोंग बनाया गया था और स्टेट्स को थोड़ा वीक रखा गया था, क्योंकि देश को एकजुट रखना था। इसलिए सेंटर को थोड़ा ज्यादा पावरफुल बनाया गया था। और के सी वेयर ने उस समय भी इंडिया के फेडरलिज्म को ना क्वेसी फेडरलिज्म बोला था। मतलब हम फेडरल तो हैं, लेकिन हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो यूनिटरी है। लेकिन देखो उस समय भी ना कुछ विजनरी लीडर्स थे, जैसे ये के संथानम, ऐसे विजनरी लीडर्स थे। के संथानम जैसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे। इन्होंने ना उस समय एक चेतावनी दी थी। देखो, यूनियन स्ट्रोंग तब नहीं बनता जब वो सारे काम खुद करें। यूनियन स्ट्रोंग तब बनता है जब देखो यूनियन वो काम ना करे जो उसका नहीं है। ये बात उस समय बोली थी के संथानम ने। आप देखो कंसेप्ट समझो। मान लो पीएमओ, मान लो प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है, वो देखो गांव की नाली का काम भी मैनेज अगर करेगा और साथ के साथ स्पेस मिशन भी मैनेज करेगा, तो बताओ आप प्रधानमंत्री के ऑफिस की एफिशिएंसी गिरेगी या नहीं गिरेगी? जाहिर तौर पे गिरेगी। भाई पीएमओ को तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग काम करना चाहिए ना, इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए। तो संथानम जी ने यह बोला था कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का बंटवारा ही असली फेडरलिज्म है, जो देश के 7वें शेड्यूल में हुआ भी है। लेकिन देखो इतिहास गवाह है, नेसेसिटी में वो लोग जो पावर एज्यूम करते हैं ना, बाद में वो पावर कभी छोड़ते ही नहीं। मतलब जो ताकत मजबूरी में ली जाती है, वो ताकत जो है वो आदत बन जाती है। आप देखो 3 फेसेस में आप इस चीज को समझो जो मैंने आपको बात बोली। शुरुआत में ना 1950s में, 1960s में किसका रूल था? कांग्रेस का रूल था, जिसे वन पार्टी डोमिनेंस भी कहते हैं। सेंटर में और ज्यादातर स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी के ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री थे। तो उस समय ना एक हाईकमांड कल्चर पैदा हो गया। दिल्ली में जो बैठे लोग हैं वो हाईकमांड है और बाकी स्टेट के सीएम वगैरह तो सिर्फ सबऑर्डिनेट हैं। सीएम उस समय भी ना ऑटोनोमस नहीं थे, सबऑर्डिनेट थे सेंटर के लीडर्स के। तो हाईकमांड कल्चर पैदा हो गया था। बाद में देखो 90s में ना एक कोलिशन ईरा आया।
कोएलिशन ईरा आया 90s में, अलग अलग पार्टीज के अलायंस की सरकारें बनी, तो इससे ना फेडरलिज्म थोड़ा तो बैलेंस हुआ, फेडरलिज्म थोड़ा बैलेंस हुआ, और इसकी वजह से ना अलायंस का दौर आया, तो इससे बल्कि देश टूटा नहीं, बल्कि हमारे देश की यूनिटी जो है वो और ज्यादा मजबूत हुई। और अब आप देख लो, ये तीसरा दौर है, करंट सिनेरियो आप देख लो, आज हम 2026 में बैठे हैं। आज देखो हमारे जो आदतें हैं ना, आज भी हमारी आदतें 1940s जैसी ही हैं। आज स्टेट्स जो हैं वो पॉलिटिकली मेच्योर हैं, आज लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स हैं, पॉलिटिकली काफी मेच्योर हैं, लेकिन सेंटर जो है वो अपना जो कंट्रोल है छोड़ना नहीं चाहता। ये दिक्कत है। आप एग्जांपल्स देखो, जैसे देखो 7वें शेड्यूल में ना पावर्स बांटी गई हैं कि किस सब्जेक्ट पे स्टेट लॉ बना सकता है, किस पे सेंटर, और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से आते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं ना, उस पर देखो दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट भी सेंटर भी। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बनाने के नाम पे सेंटर देखो हर जगह घुस रहा है। जैसे देखो एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन बावजूद इसके 2019-20 में सेंटर जो है वो 3 फार्मलाज लेके आया ना, जिसका भारी विरोध भी हुआ। कॉन्करेंट लिस्ट के नाम पे ये एग्रीकल्चर लॉज, फार्मलाज सेंटर लेके आया था। इवन आप फाइनेंशियल कंट्रोल देख लीजिए, फाइनेंशियल कमीशन पैसा देता है स्टेट्स को, लेकिन कंडीशंस लगा के कि आपको ये पैसा मिलेगा सिर्फ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च करने पे। भाई आप टेम्पलेट बना के दे रहे हो, स्टेट को सिर्फ इंप्लीमेंट करना है, तो स्टेट तो लोकल जरूरतों के हिसाब से पैसा बांट ही नहीं सकेगा, खर्च ही नहीं कर सकेगा, फिर फायदा क्या? समझ रहे हो बात को? दिल्ली में बैठी देखो बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्रीज है ना, वो स्टेट की प्रायोरिटीज डिसाइड कर रही हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में बैठे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, वो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बनाते हैं। सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस मतलब रूल्स और नोटिफिकेशन बनाते हैं जो स्टेट के लॉज को ओवरराइड कर देते हैं। ये हालात हैं। और वैसे देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना 1994 के SR बोमई केस में बोला था कि हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर में फेडरलिज्म आता है। स्टेट्स जो हैं वो सेंटर की पूंछ नहीं है, स्टेट्स अपने स्फीयर में सुप्रीम हैं, पार्टनर हैं सेंटर और स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि स्टेट्स पिछलगू हैं, पूंछ है, सेंटर स्ट्रोंग है, नहीं, स्ट्रोंग तो है, लेकिन भाई स्टेट्स अपनी स्फीयर में सुप्रीम हैं। दोनों पार्टनर हैं देश की डेवलपमेंट में, देश के विकास में, देश के ग्रोथ में। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखो और ही है। आज स्टेट की जो ऑटोनमी है वो काफी डाइल्यूट हो गई है GST के बाद में, और सेंटर बहुत सारी चीजें वन वन लेके आ जाता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एक्स, कुछ भी ले आते हैं। तो इससे स्टेट्स की जो ऑटोनमी है वो और डाइल्यूट होती है। और एक चीज राइटर बढ़िया बोलते हैं यहाँ पे MK स्टालिन, कि भाई सेंटर को ये लगता है कि ना अगर स्टेट स्ट्रोंग होंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, कि भाई ये जीरो सम गेम नहीं है कि एक स्ट्रोंग होगा तो दूसरा वीक हो जाएगा। नहीं, ये मिथ है कि अगर स्टेट स्ट्रोंग होंगे तो सेंटर वीक हो जाएगा। स्टेट और यूनियन जो है वो आपस में कॉम्पिटिटर नहीं है, आपस में भाई पार्टनर हैं। और इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन देखो जरूरी है। इंडिया इतना डाइवर्स है, इंडिया एक कंटिनेंट, महाद्वीप जितना डाइवर्स है इंडिया। अब जो पॉलिसी देखो पंजाब के वीट फार्मर्स के लिए बढ़िया है, कोई जरूरी थोड़ी ना है वो पॉलिसी केरला के फिशरमैन के लिए सही होगी। दिल्ली में बैठ के आप सबके लिए एक जैसा सूट नहीं सिल सकते, समझ गए? फिर आर्टिकल में ना बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिए जाते हैं। जैसे देखो तमिलनाडु है, ये मिड डे मील स्कीम जो है ना तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी, बाद में पूरे देश ने इसे कॉपी किया। केरला का जो पब्लिक हेल्थ मॉडल है बाद में पूरे देश ने अपनाया। महाराष्ट्र की एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम बाद में मनरेगा के रूप में पूरे देश में आई। तो स्टेट्स ने इनोवेशन किया और बाद में सेंटर ने उस इनोवेशन को पूरे देश में इंप्लीमेंट किया। अगर देखो सब कुछ सेंटर करता तो ये इनोवेशन देखो कभी आ ही नहीं पाती, समझ गए? और देखो जो लोग सेंटर को सपोर्ट करते हैं ना, जो लोग बोलते हैं सेंटर पावरफुल होना चाहिए, उनका एक आर्ग्यूमेंट ये होता है कि भाई स्टेट्स के पास में ना कैपेसिटी नहीं है बढ़िया चीजें करने की, स्टेट्स में करप्शन ज्यादा होता है, स्टेट्स वालों को उतना टेक्निकल नॉलेज ही नहीं होती।
तभी तो आप देख लो, जैसे एग्जांपल है छोटा सा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमेशा बढ़िया मिलेगी, स्टेट यूनिवर्सिटी आपको ज्यादातर समय घटिया ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, तो सेंटर को इंटरफेयर करना पड़ता है चीजें ठीक करने के लिए। लेकिन राइटर इससे विपरीत व्यू रखते हैं। राइटर बोलते हैं भाई आप ना थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करो। अगर माँ बाप बच्चे को जिम्मेदारी नहीं देंगे तो बच्चा फिर सीखेगा कैसे? अगर आप जिम्मेदारी दोगे स्टेट्स को तो वो अपनी जिम्मेदारी से सीखेंगे। आप उन्हें गलती करने की आजादी तो दो, तभी तो कैपेसिटी बिल्ड होगी। कई इंडियन स्टेट्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। कई इंडियन स्टेट्स की पॉपुलेशन और इकोनॉमी यूरोपियन नेशंस की पॉपुलेशन और इकोनॉमी से बड़ी है, तो उनको आप इनकॉम्पिटेंट बोल रहे हो तो ये बहुत ज्यादा गलत है। समझ गए? तमिलनाडु, महाराष्ट्र ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन यूरोपियन नेशंस की पॉपुलेशन और इकोनॉमी से ज्यादा है। और देखो राइटर एक चीज ये बोलते हैं, आप ना ग्लोबली देखोगे ना तो जो डिसेंट्रलाइज्ड फेडरेशंस है ना, जहां पे सेंटर्स के पास में स्ट्रॉन्ग पावर है, वो जो देश है ना ज्यादा बढ़िया हेल्थ केयर डिलीवर करते हैं, ज्यादा बढ़िया एजुकेशन डिलीवर करते हैं, क्योंकि वो लोकल सिचुएशन के हिसाब से सॉल्यूशन लेके आते हैं। इसके बाद राइटर थोड़ा तमिलनाडु स्पेसिफिक बात बोलते हैं। वो कहते हैं देखो 1967 में ना CN अन्नादुराई, इन्होंने एक बात बोली थी कि सेंटर को देखो स्ट्रोंग होना चाहिए इंटीग्रिटी के लिए, ना कि हेल्थ और एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए। फिर 1969 की बात है, उस समय करुणानिधि थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, राजा मन्नार कमेटी। उन्होंने पहली मेजर कमेटी थी ये राजा मन्नार कमेटी, जिसने स्टेट के राइट्स के बारे में रिपोर्ट दी। बाद में देखो सरकारिया कमीशन भी आए, पुंछी कमीशन भी आए। हालांकि ये जो कमीशन हैं वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं ले पाए। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहते हैं मैंने भी एक कमेटी गठित की थी अप्रैल 2025 में जस्टिस कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में, और इस कमेटी को काम दिया गया था फेडरलिज्म को मजबूत बनाने का और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे अपनी राय देने का, जैसे गवर्नर का रोल क्या होना चाहिए, लैंग्वेज की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, डीलिमिटेशन कैसे होना चाहिए ताकि साउथ इंडिया की सीट्स कम ना हो, और जीएसटी पे स्टेट को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो इन सब मुद्दों पे मैंने कुरियन जोसेफ कमेटी गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 16 फरवरी 2026 को। अभी रिपोर्ट का सिर्फ पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 आएगा। तो कुल मिला के देखो कंक्लूजन यही निकलता है। राइटर कहते हैं हम ना सेंटर को कमजोर करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं राइट साइज यूनियन। इसका मतलब है यूनियन वो करे जो जरूरी है, डिफेंस पे ध्यान दे, करेंसी पे ध्यान दे, फॉरेन अफेयर्स पे ध्यान दे, बाकी सब चीजें स्टेट पे छोड़ दे। यूनियन स्ट्रोंग होना चाहिए क्योंकि देखो वो फोकस्ड है। स्टेट स्ट्रोंग होने चाहिए क्योंकि देखो उनको ग्राउंड लेवल की नॉलेज है, वो ट्रस्टेड है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फेडरलिज्म से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सी राजा मोहन, आपके फेवरेट राइटर, इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, उनका है एआई से रिलेटेड। देखो अभी ना भारत सरकार ने ना, हमारे देश ने एआई इंपैक्ट समिट को होस्ट किया, जिसमें देखो बड़े बड़े लीडर्स आए, एआई के लीडर्स, विभिन्न देशों के लीडर्स आए। बड़ी बड़ी बातें बोली गई, जैसे एआई जो है वो सबके लिए होना चाहिए, एआई तो पब्लिक गुड है, जैसे हवा पानी पब्लिक गुड है, सबका साथ सबका विकास ग्लोबली। लेकिन सी राजा मोहन बोलते हैं कि यार ये सिर्फ बातें हैं, रियलिटी कुछ और है। यहां पे ना दो चीजें हैं, एक तो है यूनिवर्सलिज्म, दूसरा है नेशनल इंटरेस्ट। कंफ्लिक्ट है दो चीजों के बीच में, एक तरफ है क्या यूनिवर्सलिज्म और दूसरी तरफ क्या नेशनल इंटरेस्ट। यूनिवर्सलिज्म मतलब एआई जो है वो ह्यूमैनिटी की हेल्प करे। स्टेज पे सब देखो कॉरपोरेशन की बातें करते हैं, कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। बैक स्टेज पे सब आपस में कंपटीशन खेल रहे हैं। बोलने के लिए कुछ है स्टेज पे, अंदर ही अंदर एक रेस चल रही है। सबको लगता है मेरा जो एआई है तेरे एआई से पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि एआई का यूज ही इतना ज्यादा है मिलिट्री में, इकोनॉमी में। विभिन्न देशों को पता है ये जीरो सम गेम है, अगर मेरा एआई स्ट्रांग होगा तो मेरा देश आगे बढ़ेगा, ऐसी सोच है। समझ गए? देखो एआई कोई सिंपल सॉफ्टवेयर नहीं है, ये इकोनॉमिक्स को बदल सकता है, ये मिलिट्री को और ज्यादा खतरनाक बना सकता है।
इसलिए देखो, कोई भी देश ना एआई को सिर्फ पब्लिक गुड मानकर फ्री में नहीं बांट सकता। ये तो वही बात हो गई कि हर देश चाहता है शांति आए, लेकिन फिर भी सब देखो अपनी अपनी आर्मी को स्ट्रोंग रखते हैं। समझे? आईआर में ना इसे एक टर्म दी जाती है, टर्म है टेक्नो नेशनलिज्म। टेक्नो नेशनलिज्म, देखो टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी अब बॉर्डरलेस नहीं रही, ये पावर का नया हथियार बन गई है टेक्नोलॉजी। आप ना थोड़ा सा पीछे चलो 1955 में। 1955 में क्या था? उस समय कोल्ड वार चल रहा था, आपको याद होगा, आर्म रेस चल रही थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, और न्यूक्लियर एनर्जी को लेके काफी गर्मा गर्मी थी। आज देखो ठीक वैसा ही चाइना और यूएस जो है वो एआई को लेके लड़ रहे हैं। उस समय यूएसए और यूएसएसआर न्यूक्लियर पर लड़ रहे थे, आज चाइना और यूएसए एआई पर लड़ रहे हैं। तो सीन में उस समय एंटर करते हैं हमारे महान साइंटिस्ट होमी भाभा। उस समय ना एक यूएन की कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में। उनकी राजधानी है ना? नहीं, राजधानी जेनेवा है या बर्न है, पता नहीं, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तो यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में। मुद्दा था पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी का पीसफुल यूज कैसे किया जाए। तो सबको लगा देखो यार, इंडिया अभी अभी आजाद हुआ है, गरीब सा देश है, इंडिया क्या ही कर लेगा। लेकिन उस समय ना होमी भाभा ने ना वहां पे जाके ये नहीं बोला उस कॉन्फ्रेंस में कि न्यूक्लियर बुरा है। उन्होंने ये कहा कि डेवलपिंग नेशंस को ना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए। वाई? बॉम्ब बनाने के लिए नहीं, ताकि वो इससे डेवलपिंग नेशंस इससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकें, इससे डेवलपमेंट ला सकें। तो डॉक्टर होमी भाभा ने ना उस समय यह समझा दिया था कि अगर आपको टेबल पर बैठना है ना, तो जेब में देखो आपके पास में ना पावर होनी चाहिए। अगर आप पावरफुल ही नहीं हो तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। आप ग्लोबल रूल्स नहीं बना सकते अगर आप पावरफुल नहीं हो तो। ठीक वही बात देखो आज इंडिया पे भी लागू होती है। इंडिया को अगर एआई पे रूल्स बनाने हैं ना, टेबल पे बैठना है, विभिन्न देशों के साथ मिलके एआई के रूल्स बनाने हैं, तो देखो इंडिया को ना पहले एआई में पावरफुल बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पावरफुल बनना पड़ेगा। उस समय देखो ब्रिज बिल्डर का काम किया था भाभा ने। ब्रिज बिल्डर मतलब वैसे तो शांति की बात की, लेकिन घर में उन्होंने कैपेबिलिटी बनाई न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में। समझ गए? देखो भाभा ना आइसोलेटेड नहीं थे, उनके ना वेस्टर्न साइंटिस्ट के साथ में ना बहुत बढ़िया रिश्ते थे, यूएस के साइंटिस्ट के साथ में, यूके के साइंटिस्ट के साथ में, कनाडा के साइंटिस्ट के साथ में। तो उन्होंने ना इन्हीं कनेक्शंस का यूज किया था इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप करने में। कनाडा से उन्होंने साइरस रिएक्टर लिया था और यूएसए ने हैवी वाटर दिया। इवन आज देखो क्या हो रहा है, आज भी देखो इंडिया काफी कनेक्टेड है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। आप देखो यूएसए की जो सिलिकॉन वैली है वो इंडिया के इंजीनियर से भरी हुई है, और यूएस की जो कंपनीज हैं वो बेंगलोर और हैदराबाद में R&D सेंटर्स इस्टेब्लिश कर रही हैं। तो कुल मिला के देखो राजा मोहन का पॉइंट ये है, इंटरनल अगर आपको कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है ना, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल पार्टनरशिप चाहिए ही चाहिए। आप बिना एक्सटर्नल पार्टनरशिप के इंटरनल कैपेबिलिटी नहीं डेवलप कर सकते, और इंटरनल कैपेबिलिटी डेवलप करोगे तभी आप ग्लोबल गवर्नेंस को शेप कर सकते हो। फिर राइटर एक बात बोलते हैं, देखो क्या हुआ, मिड 1960s में ना एक ट्रेजेडी हुई, नेहरू जी की डेथ हो गई और होमी भाभा का भी प्लेन क्रैश में निधन हो गया। तो उसके बाद इंडिया ने ना जियो पॉलिटिक्स को ना गलत समझ लिया। हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो हम आगे ले जा ही नहीं सके, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम रुक गया, हम दुनिया से कट गए, आइसोलेशन में चले गए, और उसके बाद फिर हम ना ग्लोबल रूल्स बनाने में भी साइडलाइन हो गए, बिल्कुल साइडलाइन हो गए। लेकिन उसी वक्त ना एंट्री की चाइना और साउथ कोरिया ने। चाइना और साउथ कोरिया ने उस समय एंट्री की, वो लेट आए, लेकिन आज देखो क्या सिचुएशन है। साउथ कोरिया आज ना दुनिया भर के न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेचता है, पूरे दुनिया को न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेचता है साउथ कोरिया। और इंडिया, हम देखो पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि हम दिशाहीन थे, हम कंफ्यूज थे।
अगर देखो आज हम एआई के मामले में भी स्लो हो गए ना, या पॉलिसी पैरालिसिस में फंस गए, तो देख लेना आप, हिस्ट्री रिपीट होगी। कोई और देश, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, वो आगे निकल जाएंगे और इंडिया फिर से पीछा रह जाएगा। इंडिया बोलता है कि मुझे ना ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है। भाई, एक बड़ा हिस्सा ग्लोबल साउथ का आप ही के अंदर है। आप खुद की पॉवर्टी मिटा दो, मतलब आप ग्लोबल साउथ के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। पहले आप खुद अपने आप को ही इंप्रूव कर लो, तो ग्लोबल साउथ आधा तो अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। आपने यूपीआई बनाया, बढ़िया था यूपीआई, पूरे वर्ल्ड ने उसको फॉलो किया, तो आप बनाओ ना, एआई में करो ना बढ़िया। समझ गए? तो राइटर क्या बोलते हैं, एआई में देखो आप नेशनल जो कैपेबिलिटी है वो मजबूत करो, सुपर कंप्यूटर्स और चिप लेके आओ भारत में, मैन पावर को ट्रेन करो, रूल्स सरकार के क्लियर होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर आप यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करो, हिचकिचाओ मत, उनके साथ में करो कोलैबोरेट, और अपने जो दरवाजे हैं वो ओपन रखो कोलैबोरेशन के लिए, जैसे होमी भाभा ने कोलैबोरेशन किया था। और सिर्फ देखो मोरल भाषण आप मत दो, मतलब प्रैक्टिकल रूल्स बनवाने में ना हिस्सा लो, सिर्फ बातें मत करो ये होना चाहिए वो होना चाहिए। और लास्ट में देखो एक बात ये बोलते हैं राइटर कि ना आप ना यूएस और चाइना की लड़ाई देखो आज के समय में, आने वाले समय में देख लेना आप, यूएसए और चाइना के बीच में ना एक्सपोर्ट पे और ज्यादा कंट्रोल लगने वाले हैं, इनके बीच में लड़ाई और ज्यादा स्ट्रोंग होगी। तो ऐसी सिचुएशन का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम रियलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे, रियलिज्म पे चलेंगे तभी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, और लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन देखो आपको अटेम्प्ट करना है, मैटरनिटी बेनिफिट से संबंधित आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया था ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।